मुझे पहले से ही पता होना चाहिए था कि प्यार आपसे कुछ भी करवा सकता है। यह आपके सोचने समझने की शक्ति को भी धुंधला कर देता है और आपको अंजाम सोचने के लिए भी अंधा कर सकता है। मैंने पहले कभी भी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन जो हुआ, जो मैंने उन्हें होने दिया, उसने सब कुछ बदल दिया। मिसकैरेज होने के बाद लिपिता अब खोखली हो गई थी। हमारा बच्चा जा चुका था और उसके साथ हमारे जीने की इच्छा भी। महीने से लोपिता अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकली। उसकी खाली उदास आंखें आज भी उम्मीद की तलाश में थी। उसे इस तरह परेशान देखना किसी टॉर्चर से कम नहीं था। बेबस होकर मैंने सब कुछ करने की कोशिश की। थेरेपी, दवाइयां, अकेले वक्त देना, साथ वक्त गुजारना, लेकिन कोई भी चीज उससे संभाल नहीं पाई। मैं अपनी जिंदगी के सबसे कीमती और प्यारे शख्स को इस तरह मुरझा हुए नहीं देख सकता था। हमें बच्चे को खोने का गम सता रहा था, जिसे हम दोनों बहुत बेसब्र से चाहते थे। इसलिए जब ग्रेग ने एक अलग और अजीब उपाय बताया तो मैं उसके लिए फौरन मान गया। तुम जानते हो जैक, वो एक चीज है जो उसने घबराते हुए कहा। लोग उसे मन विकृत गुड़िया कहते हैं, एक गुड़िया। मैंने हैरान गोयतोंग लगे। उसके अंदर टिश्यू में लिपटी हुई गुड़िया इतनी सजीव थी कि मेरी सांसें अटकने लगी। इसमें लोपिता की नरम बुरी आंखें, मेरी तीखी नाक और उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे वह असली हो। जब लोपिता ने उसे देखा तो उसके अंदर की ममता जागी। उसने उस गुड़िया को ऐसे लाया जैसे वह मांस और खून से भरी हो और उसे पुचकाने लगी। इतने हफ्तों में पहली बार मैंने उसे मुस्कुराते हुए देखा। मेरा दिल राहत से भर गया। शायद इससे उसे ठीक होने में मदद मिलेगी। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि हमारे घर में होने वाली आखिरी शांति का संकेत था। पहली रात जब मैं उठा तो मैंने उसे झूले वाली कुर्सी पर बैठे हुए पाया। उसने उस गुड़िया को अपने सीने से लगाया था। मुझे लगा कि अच्छा संकेत है। वो उससे बातें कर रही थी, उसके लिए गुनगुना रही थी जैसे एक मां करती है। लेकिन जैसे ही दिन बीतते गए, यह साफ हो गया कि इससे कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। इसमें कुछ और बहुत गहरा था, कुछ ऐसा जो बयान नहीं किया जा सकता। बहुत ही जल्द मेरी बीवी ने कुछ भी खाना, सोना या बात करना बंद कर दिया। वह अपने दिन का एक एक मिनट उस गुड़िया के साथ बिताती। उसे खाना खिलाना, उसका डायपर बदलना। उसने उसका नाम बेबी ब्लू रख दिया। मैं समझ नहीं पाया कि क्यों, लेकिन मैंने पूछने की हिम्मत नहीं की। मैं सोचकर बहुत डरा हुआ था कि न जाने वो क्या कहेगी। और मुझे इस बात का एहसास तब तक नहीं हुआ जब तक कि एक रात वह चाकू लेकर मेरे पास नहीं आ गई। रुक जाओ लुपिता, ये सब असली नहीं है, मैंने गुस्से में कहा। और उसके बाद मुझे उसका वह भयानक रूप दिखाई दिया जो आज से पहले कभी नहीं देखा था। जो औरत मेरे ऊपर झपटी, वो मेरी बीवी लुपिटा नहीं थी, वो बेबी ब्लू की मां थी। उसके शरीर और आत्मा पर वशीकरण हो चुका था। जैसे ही मैं लड़खड़ाकर पीछे की ओर गया, मेरी नजर गुड़िया पर पड़ी और मैं चौंक गया। बेबी ब्लू की कांच जैसी आंखें चतुराई से चमकती हुई दिखाई दे रही थी और उसका छोटा सा मुंह एक भयानक मुस्कान में बदल गया। कमरा अचानक ठंडा महसूस होने लगा। क्या उस पर किसी आत्मा का सा आया था? उस दोपहर मैंने घर रुककर देखने के बारे में सोचा। सब कुछ बहुत आराम से चलता रहा जब तक कि रात नहीं हुई। उस वक्त शायद रात के 1 बजे होंगे और अभी मेरी आंख लगी थी जब अचानक फायर अलार्म बजने लगा। मैं झटके से उठा और मैंने देखा कि पूरी किचन धुएं से भरी थी। लुपिटा गैस पर केटल रखकर भूल गई थी। ये रो रहा था। इसका कहना है कि मैं एक अच्छी मां नहीं हूं। वो बेबी ब्लू को सीने से लगाकर रोने लगी। मेरा खून ठंडा पड़ गया। एक गुड़िया कैसे रो सकती है? लेकिन वह बार बार एक ही बात कह रही थी और ऐसा कहते हुए उसकी आवाज बढ़ने लगी। मैंने उसे इस भ्रम से निकालने की कोशिश की और उसे चिल्लाकर कहने लगा कि यह गुड़िया असली नहीं है और यह सब उसका भ्रम है। लेकिन वह सुन ही नहीं रही थी। उसका चेहरा फीका पड़ गया और वो बेहोश हो गई। उसने गुड़िया को ऐसे गोद में उठाया हुआ था जैसे वो असली में बच्चा हो। मैंने हॉस्पिटल में फोन मिलाया और मदद आ गई। उस वक्त शायद सुबह के 4 बजे होंगे जब एक अजीब आवाज ने पूरे घर को भर दिया। वो एक ऐसी आवाज थी जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। दबी हुई सिसका की आवाज, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। जब मैंने वो आवाज सुनी तो मेरा दिल सीने में जोर जोर से धड़कने लगा। वो आवाज नर्सरी से आ रही थी। जैसे ही मैंने दरवाजे को धक्का देकर खोला,
मेरे हाथ कांपने लगे और फिर मंद रोशनी में मैंने उसे देखा। गुड़िया रो रही थी। मैंने डर कर उसकी तरफ देखा। कमरे में हल्की हल्की रोने की आवाज गूंज रही थी। उस गुड़िया की आंखें, लुपिटा की आंखें लाल रंग में चमक रही थी, अंधेरे में रोशनी की हल्की हल्की चुभन। जैसे ही मैं उसके पास जाने लगा, मेरे माथे से ठंडे पसीने की बूंद टपकने लगी। जैसे ही मैंने उसे उठाया, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। जब मैंने उसकी जांच की तो मेरा हाथ कांपने लग गए। मुझे उसकी सिंथेटिक त्वचा के नीचे कुछ कठोर महसूस हुआ। मैंने उसे फाड़ दिया। सिंथेटिक मांस मेरे हाथों से फिसलकर और नीचे एक छोटा काला उपकरण चिपका हुआ था। एक कैमरा था। इसका मतलब है कि हम पर नजर रखी जा रही थी। जैसे जैसे मैंने और गहराई में जाना शुरू किया, मुझे घुटन का एहसास शुरू हुआ। जो लोग हम पर नजर रख रहे थे, उन्होंने लुपिटा की जिंदगी को एक मनोरंजन के रूप में बदल लिया था। मैंने सभी सबूतों को इकट्ठा किया, गुड़िया, कैमरा, और फिर अधिकारियों से संपर्क किया। हमने प्रवेश नोलसोम भाग ने वेबसाइट का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वह ब्लॉक थी। जो लोग डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं, वह छिपने और अंधेरे में रहने में माहिर होते हैं। इंटरनेट की इस अवैध मोर्चे से मुझे खरीदारी करने के चुनाव के लिए सख्त चेतावनी दी गई थी। हमने पीछा करने वालों से दूर रहने के लिए घर और फोन नंबर बदल दिए हैं। लुपिटा आज भी हमारे बच्चे को खोने वाले गम और उस गुड़िया की वजह से हुए सदमे से बाहर निकलने के लिए थेरेपी ले रही थी। मैंने इन सब से बस यही सीखा है कि गम एक ऐसा प्यार है जिसकी मदद से आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते, लेकिन हमें इसे अपनी जिंदगी का फैसला करने का हक नहीं देना चाहिए। जब तक हम जिंदा हैं, हमें जीते रहने की कोशिश करनी चाहिए। आगे बढ़ता रहना ही जीवन का बोल मंत्र है, चाहे आपकी जिंदगी कितनी भी ठोकर क्यों ना खा ले। कल देर रात मुझे एक अनजान लड़की की तरफ से मैसेज आया। इस लिंक पर क्लिक मत करना, उस पर लिखा हुआ था। इसीलिए मैंने लिंक पे क्लिक कर दिया। वो लिंक मुझे YouTube 160 के दशक की सर्कस की वीडियो चल रही थी। इस वीडियो को 221 तक फॉरवर्ड ना करना, ऐसा वीडियो का टाइटल था। इसलिए जाहिर है मैंने वह भी किया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक 221 पर मैंने उस वीडियो को रोक दिया। हर चीज काफी आम लग रही थी। एक ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज जिसमें 3 हाथी खड़े हुए थे और उनके आगे कुछ बोने आदमी और आसपास बहुत से लोग। लेकिन स्क्रीन के ठीक बीच में एक बड़ा सा ड्रम था जिस पर लिखा था कमेंट 13। मैंने उत्सुक होकर कमेंट नंबर 13 तक स्क्रॉल किया, जो मुझे एक और YouTube 4 करता हूं। उस कमेंट में जो लिंक था वो मुझे मेरे YouTube 4 पर ले गया, जहां 3 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी। ये एक जानकारी पूर्ण वीडियो थी, पब्लिशिंग इंडस्ट्री के करंट स्टेटस पर एक व्यंग। लेकिन मुझे शुरुआत से ही कुछ अलग लग रहा था। इसकी शुरुआत वीडियो में कुछ गड़बड़ी सी हुई और फिर इसमें कुछ अजीब संख्या और अक्षर उभरने लगे और उसके बाद मेरी आवाज भारी होती गई। आखिर में अचानक स्क्रीन काली हो गई। जो संख्या और अक्षर बीच में नाच रहे थे, अब वह एक नए संदेश में बदल गए थे। यह सब कुछ बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था, जो मैंने पहले अनुभव नहीं किया था। उस मैसेज में लिखा था, यह मेरे घर का पता था। मैंने फौरन अपना लैपटॉप बंद किया और कमरे से बाहर निकल गया। यह खौफनाक आकर्षण का एक बिल्कुल नया स्तर था जो किसी को ऑनलाइन मिल सकता था। उसे मेरे घर का पता कैसे मिला, मैं नहीं जानता। मुझे यह भी नहीं पता कि उसने मेरी वीडियो के साथ कैसे ऐसे खेला है। यह नामुमकिन था। मैं किचन तक गया और मैंने अपने लिए ऑरेंज जूस से गिलास भर दिया। जब मैंने अपने कमरे में वापस आया और मैंने लैपटॉप खोला तो मुझे उसी लड़की का एक और मैसेज मिला। उम्मीद करती हूं कि मैंने तुम्हें डराया नहीं, उस पर लिखा था। मैं सोच रहा था कि क्या मुझे इस बात का कोई जवाब देना चाहिए या नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे थे जिनके जवाब मैं जानना चाहता था। मेरा रेंज जूस का ग्लास हाइट पर रखा और बातें करने लगा। तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे पता और वीडियो के साथ छेड़खानी कैसे की? कुछ मिनट तक कोई जवाब नहीं आया और फिर उसने एक तस्वीर भेजी, एक साफ तस्वीर, एक खूबसूरत लड़की कि जिसका शरीर अच्छे आकार में था। लंबे काले बाल, योगा पैड के ऊपर टैंक टॉप। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके टॉप पर बने सिंबलों पर था, जिसने मेरे होश उड़ा दी।
ये वही सिंबल था जो मैंने अपने नोवेल के लिए बनाया था। लेकिन मेरी नोवेल तो अभी पब्लिश भी नहीं हुई, यहां तक कि वह तो अभी पूरी भी नहीं हुई, और अभी तक तो मैंने उसका ड्राफ्ट भी किसी के साथ शेयर नहीं किया। तो आखिर इस लड़की को बिल्कुल वही सिंबल कैसे पता? और यहां तक कि उसने उस सिंबल को अपने टॉप पर प्रिंट भी करवा लिया। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं कभी लड़कियों को बुरा भला नहीं कहता, लेकिन इस बार मेरे मैसेज की शुरुआत और दोनों ही अब शब्द से हुई। मुझे जवाब चाहिए। बताओ मुझे कैसे? इतना डरो? मैं जान, ये हमारा छोटा सा राज है। बदतमीज औरत, क्या बकवास है ये? क्या तुमने मेरे कंप्यूटर को हैक किया? मैं पुलिस के पास जाऊंगा। कंप्यूटर हैक? मुझे तो ठीक से पावर पॉइंट भी नहीं चलाना आता। तुम्हें मेरे घर का पता कैसे चला? और इस सिंबल के बारे में भी मैंने गैस कर लिया। मेरे सब्र का बांध टूट रहा है। बताओ मुझे कि तुम कौन हो और ये सब कैसे कर रही हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारे दोस्त बनना चाहती हूं। बेब, मुझे इस तरह बुलाना बंद करो और मेरे सवालों का जवाब दो। मैं पहले से ही तुम्हें जवाब दे चुकी हूं क्या? कब तुमने वो वीडियो में कमेंट नंबर 13 ठीक से नहीं पढ़ा? क्यों? मैं बहुत गुस्से में था। मैं यह तक नहीं जानता था कि यह कोई लड़की है या फिर कोई स्कैमर जो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। मैंने एक बार फिर वह पूरा प्रोसेस दोहराया, उस सर्कस वीडियो पर आकर रुक गया। फिर मैं 13 कमेंट तक गया। आखिरी बार जब मैंने उसे देखा था तो उस कमेंट में सिर्फ YouTube 2 तक स्क्रॉल कर करके मत देखना। मैं सोच रहा था कि आखिर वह यह सब कर कैसे रही है। मैंने फौरन कमेंट नंबर 20 तक स्क्रॉल किया जिस पर लिखा था कि इस लिंक पर क्लिक मत करना। मैंने उस पर क्लिक किया और मैं अपनी 7 साल पुरानी वीडियो पर आकर रुक गया जिस पर एडिट के लिए सलाह दी गई थी। उसमें कहा गया था कि इस ब्लॉग की एडिट लॉग्स में मत जाना। मैं उसके एडिट लॉग पर गया ताकि जल्द से जल्द इस रहस्य का पर्दाफाश और रात से पर्दा उठा। एडिट लॉग में पिछले उत्तर का जवाब मौजूद था जिसमें कहा गया था कि ऑरेंज जूस के लिए शुक्रिया। मैंने अपनी दाईं ओर देखा। ऑरेंज जूस का एक गिलास खाली था और मैंने उसमें से एक बूंद भी नहीं पी थी। ये कैसे हो सकता है? ये सब हो क्या रहा? संगीत हेकेली से मिलना एक सपने जैसा लगा, एक अजीब काला सपना। लेकिन फिर भी एक सपना। मैं कभी भी उस तरह का लड़का नहीं था जिसके आगे पीछे लड़कियां घूमती हैं, और ना ही कभी इस तरह का लड़का रहा हूं जो लड़कियों से बात करता हूं। मैंने हमेशा से कंप्यूटर की स्क्रीन को अपना कंफर्ट जन माना है, जहां मैं बातों को नियंत्रित कर सकता हूं, जहां मैं अजीब हूं यह नहीं दिखता, और जहां मुझे हर बार यह याद नहीं दिलाया जाता कि मैं हरा हुआ हूं। जब मैं उस डार्क वेब चैट रूम में पहुंचा तो मैं कुछ खास नहीं ढूंढ रहा था। मैं सिर्फ अपनी बोरियत दूर करना चाहता था। लेकिन फिर मेरी मुलाकात केली से हुई। वो उन सभी से अलग थी जिनसे मैंने बात की थी। आत्मविश्वास, मजाकिया और मैं जो कहना चाहता था उसमें रुचि रखने वाली। उसने न सिर्फ मेरी बेवकूफ़ी भरी बातों पर विश्वास किया, बल्कि उनके साथ जुड़ी और मुझे ऐसा महसूस करवाया कि मैं मान्य रखता हूं। मेरे जैसा लड़का जो हमेशा अकेले रहना चाहता है, उसके लिए उसकी दुनिया बन गया। केली परफेक्ट नहीं थी। मेरी तरह उसके भी अपने मुद्दे थे। उसने मुझे झड़ने से अपने संघर्ष के बारे में बताया, एक ऐसी स्थिति जिसकी वजह से वह अदृश्य और अनाक्षित महसूस करती थी। उसने बताया कि किसी भी लड़के ने उसे उस तरह नहीं देखा जिस तरह वह दिखना चाहती थी। इस बात से मैं बहुत प्रभावित था क्योंकि मैं जानता था कि नजरअंदाज किया जाना कैसा लगता है। हम बाकी लोगों में फिट ना होने की भावना से एक कारण से दूसरे से जुड़े, और जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि मैं उसके प्यार में पड़ने लग गया हूं। कई हफ्तों तक देर रात बात करने के बाद हमने तय किया कि अब आमने सामने मिलने का वक्त आ गया है। हमने बिना ज्यादा सोचे समझे बच्चों का एक खाली पार्क चुना। यह बिल्कुल सही लग रहा था। एक शांत, एक दूसरे के आस पड़ोस से दूर हम आराम से बैठकर एक दूसरे को देख सकते। मैं बहुत घबराया हुआ था लेकिन उसे देखने के लिए बेचैन था। पार्क मेरी कल्पना से कुछ ज्यादा ही डरावना था। सूरज अभी अभी डूबा था और हर चीज को एक धुंधली चादर में छोड़ दिया गया था। मैं वहां जल्दी पहुंच गया। एक पुराने जंग लगे झूले के पास एक बेंच पर बैठ गया और इंतजार करने लगा। वह जगह एकदम शांत थी और गुजरते वक्त के साथ मेरी घबराहट मुझ पर हावी होने लगी। तभी मेरी नजर उस पर पड़ी
एक डरावना बूढ़ा आदमी थोड़ी दूरी पर एक बेंच पर बैठा था। वो बस मुझे घूर रहा था। उसकी नज़र सामान्य नहीं थी, बल्कि पूरी तरह परेशान करने वाली थी। मैंने उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन ये आसान नहीं था। मैंने अपना फ़ोन निकाला और केली को मैसेज किया और पूछा कि वह कब तक आ रही है। उसका जवाब आया कि वह पैदल आ रही है क्योंकि उसे कैब नहीं मिली। बहुत बढ़िया, मैंने सोचा। बस यही होना तो बाकी था कि मैं यहां एक अजीब पागल के साथ अकेले फंस जाऊं जो मुझे घूरे जा रहा है। मैं बेंच पर बैठ गया और ऐसे दिखाने की कोशिश करने लगा जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बूढ़े आद की नजरें मुझ पर हावी हो रही थीं और मुझे ऐसा एहसास होने लगा था कि कुछ बुरा होने वाला है। फिर वह आदमी खड़ा हुआ और मेरी तरफ चलने लगा। मेरा दिल थोड़ा सा तेज धड़कने लगा। मैं आमतौर पर व्याकुल नहीं होता, लेकिन यह आदमी मुझे बहुत परेशान कर रहा था। मैं उठा और दूर जाने लगा। इस पूरे समय मैं केली को मैसेज भेजता रहा, उस बूढ़े आदमी के बारे में बताता रहा और दूसरी तरफ बढ़ता रहा। उसने मुझसे कुछ मिनट इंतजार करने के लिए कहा, क्योंकि वह जल्द ही वहां पहुंचने वाली थी, लेकिन मैं और इंतजार नहीं कर पा रहा था। मुझे बस उस आदमी से दूर जाना था। मैंने पार्क के किनारे एक बस स्टॉप देखा जो टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट से जगमगा रहा था। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उस वक्त लग रही थी। मैं खुद को शांत करने की कोशिश करता हूं। जैसे ही मैं उस बस स्टॉप पर पहुंचा, मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो सड़क के उस पार खड़ा था और मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उस मुस्कुराहट ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ जानता था जो मुझे नहीं पता था, जैसे वो मेरे डर का मजा ले रहा हो। मुझे केले की आवाज सुनने की जरूरत थी, ये जानने के लिए कि वो असली थी, और यह भी भद्दा मजाक नहीं था, लेकिन मेरे पास उसका नंबर नहीं था। हम अपनी चैट रूम की दुनिया में इतना मशगूल थे कि हमें एक दूसरे के नंबर लेने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। मैंने इसके लिए खुद को कोसा और फिर उसे मैसेज किया और कहा कि इंटरनेट खराब है, और उसका नंबर मांगा। उसने फौरन उत्तर दिया। फिर भी वह सेकंड अंतकाल की तरह महसूस हुआ। आखिरकार चैट में उसका नंबर आ गया। मैंने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और फौरन उसे फोन मिलाया। फोन की घंटी 1 बार बजी, 2 बार बजी, और फिर मैंने उसे सुना। रिंगटोन खाली सड़क पर गूंज रही थी। मेरा दिल बैठ गया। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन सड़क सुनसान थी। केली का कोई संकेत नहीं था, किसी का कोई संकेत नहीं था। मेरे अंदर घबराहट फैल गई। मैंने एक बार फिर सड़क देखी, लेकिन बूढ़ा आदमी जा चुका था। इससे मुझे बेहतर महसूस होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन मुझे कुछ भी बेहतर नहीं लग रहा था। जब मैंने दोबारा उसका नंबर डायल किया तो मेरे हाथ कांप रहे थे। रिंगटोन की आवाज इस बार और तेज और करीब से आ रही थी, ठीक मेरे पीछे से। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और मेरे शरीर की हर मांसपेशी तनावग्रस्त हो गई। वो बूढ़ा आदमी बस स्टॉप पर बैठा हुआ था और मुझे देखकर ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे उसने कोई खेल जीत लिया हो। हेलो रायन, उसने मुझसे कहा। उसकी आवाज में शैतानियां थी। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे बाल तुम्हारे लिए कोई परेशानी नहीं होंगे। मैं हमारी पहली डेट पर विग नहीं पहनना चाहता था। मैंने उसे घूर कर देखा। मेरा दिमाग ये समझने के लिए दौड़ रहा था कि क्या हो रहा है। केली के शब्द, उसके बालों के झड़ने के बारे में, उसकी कहानियां, उसका भावुक होना, यह सब एक बुरे एहसास के रूप में मेरे सामने आया। ये कैली नहीं थी, यह हमेशा से वही आदमी था। वो मेरे ऊपर झपट्टा और मैंने बिना सोचे समझे रिएक्ट करना शुरू कर दिया। मेरा पहला संपर्क उसके चेहरे से हुआ और वह लड़खड़ाकर पीछे गिर गया। उसकी नाक से खून बह रहा था। मैं ये देखने के लिए नहीं रुका कि अब वह आगे क्या करेगा। मैं मुड़ा और भागने लगा। उसकी आवाज मेरे पीछे गूंज रही थी, रुको रायन, रुको, मुझे लगा था कि तुम अलग हो। मुझे लगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं अब तक दौड़ना बंद नहीं करता हूं जब तक कि मैं अपने घर नहीं पहुंच गया। मैंने अपने पीछे दरवाजा बंद किया। मेरा दिल जोर से मेरे सीने में धड़क रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ। मुझे अपने आप से घिन आ रही थी। अपमानित महसूस हो रहा था, जैसे शुरू से ही मेरे साथ खिलवाड़ हुआ हो। मैंने उसी रात अपने फोन और कंप्यूटर से चैट साफ कर दी। कली की सभी यादें हैं। अगर वह उसका असली नाम था भी, तो हर चीज का नामो निशान मिटा दिया। मैं डार्क वेब से उब गया था।
ऑनलाइन लोगों पर भरोसा करना भूल गया था। मैंने बहुत ही मुश्किल से इस सबक को सीखा था। डार्क वेब एक खतरनाक जगह है और कभी कभी जिन लोगों से आप वहां मिलते हो वो लोग होते ही नहीं हैं।